साथियों नमस्कार। आप लोग को पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। उसी का जो है एक महत्वपूर्ण धारा है, वो धारा 80 है, जिसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक लड़की का विवाह होता है एक लड़के से, आप यहां देख रहे हैं, है ना। अब इस विवाह में दहेज के बिना दहेज का लेन देन के तो कोई विवाह संपन्न हो नहीं रहा। लेकिन आपको बता दूं कि दहेज जो है लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन जब दहेज देते हैं लोग बाग, तो उस समय कहते हैं कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि कोई विवाद तो हुआ नहीं है। हमें जो है लड़का अच्छा मिल रहा, लड़की जो है वो दहेज लेके जितना डिमांड होता है अगर सक्षम है तो देते हैं और शादी विवाह हो जाता है। उस समय कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको लड़का पसंद है। तो इस उद्देश्य से कि लड़का ठीक ठाक है, कमाता भी है और दिखने में भी ठीक है, तो उस लड़की की शादी कर देते हैं जितना ये दहेज मांगते हैं। जो सामान ये देते हैं वो तो सबके सामने रहता है, पूरे कैमरे में दिखता है कि ये सामान दिया गया है। तो उस समय वो कहते हैं कि ये दहेज नहीं है, वो क्या है, वो गिफ्ट है। जब अनबन हो जाता है दोनों में कुछ दिनों के बाद, उस समय जो है लोग कहते हैं कि हमने जो दिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रखेंगे कि वो जो है वो दहेज दिया था और जितना तो दिया वो सामने दिख रहा है कैमरे में। इसके अलावा अब डिमांड हो रही है दहेज की, और दहेज की डिमांड न पूरी करने के कारण जो है वो लड़की की जो है वो मृत्यु हो जाती है। मतलब उसी ससुराल में उसकी हत्या हो जाती है, या तो जल के मर जाएगी, या तो फांसी लगा के, या फिर मारने पीटने से किसी कारण जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में जो लड़के का परिवार है, दहेज हत्या का मामला दर्ज हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि कम से कम जो है 7 वर्ष और अधिकतम जो है वो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80, भारतीय न्याय संहिता की धारा जिसको हम बोलते हैं बीएनएस 2023 लागू जो है, जो 1 जुलाई 2024 को हुई है ना। उसकी धारा जो है वो 80 जो है वो दहेज हत्या के बारे में बात करती है। तो कुल मिला के आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज तो समझ में आया होगा कि दहेज हत्या है क्या। आगे समझिए। इस कहानी में उस महिला का नाम नीता है। ये काल्पनिक नाम है, किसी का नाम नहीं है, काल्पनिक है। नीता की मृत्यु भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अंतर्गत आती है, जिसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है और यह साबित होता है कि उसे दहेज की मांग के लिए तंग किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु मानी जाएगी। मतलब ये पता चल जाए कि जो पुरुष पक्ष है, मतलब लड़का पक्ष है, वो दहेज की मांग कर रहा था लड़की पक्ष वालों से, ये बात पता चल जाए और जो है इसकी मृत्यु हो जाए। शादी के 7 साल के अंदर में अगर उस लड़की की जो है मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में जो है वो दहेज हत्या का केस जो है दर्ज हो जाएगा। जो है दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 है ना, धारा 2 में जो है वो दहेज की परिभाषा बताई गई है, वो दी गई है। तो दहेज की परिभाषा वही होगी जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में उल्लेखित है। ठीक है, वहां से दहेज की परिभाषा मिल जाएगी। जो कोई भी दहेज मृत्यु का अपराध करेगा उसे कम से कम 7 वर्ष की कैद की होगी, लेकिन यह सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर यह साबित हो जाता है कि जो लड़की है उसकी मृत्यु जो है हुई है वो दहेज के कारण जो है उसकी जान गई है, तो उसके लिए जो है कम से कम 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। ये जो है ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मतलब उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके ऊपर आरोप है दहेज हत्या का। अजमानती है, मतलब जब वो पकड़ के जाएगा तो उसको तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। मतलब सीधी बात है, पुलिस थाने से उसे जमानत नहीं मिलेगी,
उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो होगा वो होगा। लेकिन उसको जो है जमानत नहीं मिलेगी। पहले से जैसे मुचलका पे छूट जाते हैं पुलिस स्टेशन से, फिर बाद में कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से जमानत हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी, फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे तुरंत छोड़ रही है या फिर उसे जेल भेज देती है। तो अजमानती है तो अक्सर उसको जेल जाना ही पड़ता है, भले से 1-2 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ जाए, बाकी ट्रायल जो है वो तो चलता रहेगा, है ना। ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मतलब ये मामला जो है सेशन कोर्ट में चलेगा। ये जो है असमनीय है, मतलब ये जो है समझौता योग्य मामले नहीं है। ऐसे मामले में जो है वो समझौता नहीं होता। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर दर्ज के बाद सीधे निर्णय के बाद ही जो है वो या तो छूटेगा या तो उसको सजा होगी। बाकी बीच में चाहे कि हो गया कुछ दिन बाद जो है दोनों में समझौता हो गया कि हो गया भाई, जो हो गया, अब जो है जो दहेज दिए थे, जो जितना खर्चा उर्चा लगा था वो दे दो हमें और बाकी मामला खत्म करो हम, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मामले निर्णय तक पहुंचेंगे ही, निर्णय में ही डिसीजन होगा कि वह जो है दोषी पाया जा रहा है या फिर वो दोष मुक्त हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखे रहना है कि ये जो है अपराध जो है असमनीय है, ठीक है। अपराध को माफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिसने आरोप लगाया है वो अगर बयान बदलता है ना, कि हमने जो है एफआईआर जो है दहेज हत्या के लिए दर्ज नहीं कराई थी, हमने जो है गुस्से में ये कह दिया था कि वहां मृत्यु हुई है तो दहेज मांग रहे थे इसलिए, लेकिन ये मृत्यु जो है लड़की जो है दिमाग से कमजोर थी या फिर जो है वो गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, इस कारण जो है वो लगा ली होगी, है ना। तो ये सब बयान का खेल है ना। बयान के आधार पे ही जो है उसको सजा पड़ेगी और बयान के आधार पे ही वो छूटेगा। उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि बीच में समझौता कर ले, ये कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है वो निर्णय तक पहुंचेंगी और निर्णय के बाद ही जो है अंत में निष्कर्ष निकलेगा, या तो उसको सजा होगी या तो बरी होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।